हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज के लेक्चर में हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स की सेंसिटिविटी को एनालाइज करेंगे कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस को या इस कोएफिशिएंट को हम कितना कम या कितना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये एक नॉर्मल टेक्निक से भी समझा रहा हूँ, मतलब नॉर्मली पहले समझा रहा हूँ और फिर आपको मैं अलजेब्रिकली भी बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। तो देखते हैं। आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर लेनी है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या था, ये मेरे पास है जनाब कंस्ट्रेंट नंबर 1 और ये है मेरे पास कंस्ट्रेंट नंबर 2 और ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला गया है C1 को, ये मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कंस्ट्रेंट को मैं कितनी हद तक, मतलब 30 को मैं कितना कम कर सकता हूँ और 30 को मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह मैं 20 को कितना कम कर सकता हूँ या 20 को कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करना है, x1 की वैल्यू लेनी है। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ से सॉरी x1 इक्वेशन 1 से आपके पास पहली वैल्यूज आपने लेनी है x1 और x2 की। तो x1 से मेरे पास वैल्यू आ गई क्या, 1 ऑफ x1 था ना, तो 1 आ गया। फिर है 3 ऑफ x2। वो ये सही तरह कर्सर नहीं काम कर रहा, मैं इसको वापस से लिखता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 1 आ गया और यहाँ से मेरे पास 3 आ गया, तो मैंने लिखा 1/3। फिर मेरे पास यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से मेरे पास 1 आ गया, तो मैंने लिखा 2/1। और ये किसके इक्वल है, ये है C/1 के इक्वल। मतलब मैंने क्या किया, एक तरफ एक इक्वेशन रखी, कंस्ट्रेंट रखा, और एक तरफ दूसरा कंस्ट्रेंट रखा, और मैंने बोला ये लेस देन या इक्वल होगा ये वाला कंस्ट्रेंट इसके, और ये कंस्ट्रेंट लेस देन या इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा, इन दोनों, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के दरमियान में ही रहना चाहिए, मैंने ये बता दिया। अब 1/3 की अगर आप कैलकुलेशंस करें तो ये 0.333 बन रहा है, और C1/C2 ऐसे ही है, और 2/1 तो 2 ही रह गया। अब अगर मुझे कहता है वहाँ पे कि आप C2 को कांस्टेंट रखें, ठीक है, C2 को चेंज नहीं करना। C2 जो कि मेरे पास ये है 20 को कांस्टेंट रखें, और ये बताएं फिर कि C1 में कितनी चेंजेस होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 1/3 जो कि यहाँ पे इसको इसी तरह ही रहने दिया, और C2 को चेंज करना था, C1 को C1 ही रहने दिया मैंने। सही है, C1 को चेंज नहीं किया, इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा था C2 की मैंने वैल्यू क्या कर दी, 20 कांस्टेंट अभी कर दी, क्योंकि मुझे पता है ये चेंज नहीं होने वाली। और C1 को मैंने अभी खुद नहीं चेंज किया, क्योंकि इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है कि इसको मैं कितना चेंज कर सकता हूँ, और C2 की जगह मैंने 20 लिख दिया। सही है, ये ओह शिट, यहाँ पे मैंने ये 20 लिख दिया, और इस साइड भी 20, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो जब इन दोनों साइडों पे आएगा, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आया ये आपके सामने है। तो ये हमारे पास ये पता चलेगा कि C1 को मैं मिनिमम 6.67 पे लेके जा सकता हूँ 30 की जगह, और मैक्सिमम में इसको 40 पे लेके जा सकता हूँ। अब C2 के लिए क्या करना है, C2 अगर अगर हमें ये बोला जाए C1 को कांस्टेंट रखो, तो फिर बताओ क्या होगा। और C1 यहाँ पे क्या है, 30 है, इसको कांस्टेंट रखना है, 30 रखना है, तो C1 को सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऊपर लेके जाना है किसी तरह, मतलब इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, इन्वर्स कर देनी है चीज़ें मैंने। C1 ऊपर चला जाएगा, C2 नीचे चला जाएगा, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये 1/3 था तो ये 3/1 हो जाएगा, और इसी तरह ये था 2/1 तो ये 1/2 हो जाएगा। ये C1 नीचे आ गया, C2 ऊपर चला गया। सही है, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने अपनी इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। जब रेसिप्रोकल ले लिया, अब मैं C1 की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। C2 को कांस्टेंट ही रखा, C1 की वैल्यू की जगह मैंने 30 लिखा। 30 यहाँ से डिवाइड होने के बजाय यहाँ से जब इधर आया तो इधर भी आके मल्टीप्लाई हो गया, और जब यहाँ से इधर आया तो इधर भी आके मल्टीप्लाई हो गया, और जब मल्टीप्लाई होके जो आंसर आए तो वो भी आपके सामने। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि C2 को मैं 15 तक मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, और मैक्सिमाइज़ में इसको 70 तक कर सकता हूँ। सही हो गया। यहाँ तक तो ये आपको मैंने ना जनरल ओवरव्यू दिया। अब हम इसको देखते हैं कि अलजेब्रिकली हम इस अप्रोच को कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब अलजेब्रिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अलजेब्रिक जो होंगे क्वेश्चन ही आएंगे। अलजेब्रिकली हमें बोला जाएगा कि आप कोएफिशिएंट्स को मिनिमाइज़ करो या मैक्सिमाइज़ करके बताओ। जी, तो हम आगे यहाँ पे अलजेब्रिकली सेम वही काम करोगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये सारी की सारी इक्वेशंस थी, सही है। इन इक्वेशंस का मुझे बोला गया है इनको सॉल्व करो, और हमें क्या करो, हमें ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं x1 का, x2 का और x3 का,
जो कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी, 3, 2 और 5, हमें ये बताओ कि हम इनको कितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को। तो नॉर्मली वैसे ही जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता होता हूँ, मैंने किए हैं प्रीवियस सारे लेक्चर्स में। स्पेशली अगर आपको ये टेक्निक कभी भी समझ नहीं आई तो आप लेक्चर नंबर 2 देखें और वहाँ से यहाँ पे अगर आएंगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास ऑप्टिमल टेबल आ गया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अपना ऑप्टिमल टेबल लिख दिया, क्योंकि बार बार टेक्निक्स को रिपीट करने से वीडियो की लेंथ ही बड़ी होती है और आपको समझ भी सही नहीं आने वाली है अगर मैं चीज़ों को मर्ज करता रहूँगा, बार बार दोहराता रहूँगा। तो खैर, मैंने इन इक्वेशन से मैंने ये अपना ऑप्टिमल टेबल बना लिया। जब मैंने ये ऑप्टिमल टेबल बना लिया, जिसमें क्या था, ये z है, ये मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है और s3 है, और सेम यहाँ पे z है। अभी ये जो साइड पे मैंने काट के लिखे हुए हैं इनको इग्नोर करें, ये मैं भी आपको समझाता हूँ ये क्या किया हुआ है मैंने। ये z है, x2 है, x3 है और s3 है, ये सब बेसिक थे मेरे। ठीक है, जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो अब आपने क्या काम करना है, आपने x1 को d1 बोलना है, x2 को d2 बोलना है, x3 को d3 बोलना है। सही हो गया। जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपने कुछ ना कुछ नाम दे दिए खुद से। और s1 जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आपके पास सरप्लस या स्लैक्स वेरिएबल्स हैं उनको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, एस की जगह ये ज़ीरो है, s2 की जगह भी ज़ीरो है, s3 की जगह भी ये ज़ीरो है। अब इस साइड अगर आते हैं तो और जी क्या है, z1 है, जी की जगह 1 है। इसी तरह यहाँ पे z की जगह क्या लिखना है, 1, क्योंकि यहाँ पे z क्या था, 1 था। x2 क्या था, x2 को हमने कर दिया था d2, तो x2 क्या हो गया यहाँ पे, d2। x3 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, d3, तो x3 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, d3। पीछे है s3 को मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे 0, और ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 0। आई होप सो ये चीज़ समझ आ गई। ओके, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे कि हम इक्वेशंस इस ऑप्टिमल टेबल से निकालें। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बेसिक कौन कौन से थे। ये था x2, x3 और s3, या अभी d2 है, d3 है और 0 वाला बेसिक है, s3 के अगेंस्ट वाला 0। तो इनको तो छोड़ दिया। उसके अलावा नॉन बेसिक कौन कौन से हैं, नॉन बेसिक यहाँ पे हो जाएगा x1 वाली d1, यानी कि एक मिनट में लिखने वो कर्सर लिया तो पेन लिया तो मेरे पास ये हो गया d1। ये नज़र नहीं आएगा आपको तो मैं ये ले लेता हूँ कलर जी। तो मेरे पास सबसे पहले होगी ये वाली नॉन बेसिक कॉलम हो गया मेरे पास। दूसरा है यहाँ से s1 वाला कॉलम, s1 वाला कॉलम मैंने ले लिया। और तीसरा है मेरे पास s2 वाला कॉलम, मैंने ये कॉलम ले लिया। और इनके अगेंस्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने देखना है यहाँ पे इक्वेशंस बनाते हुए। सही है, तो ये ऊपर मेरे फिल वक्त अब ज़रूरत की नहीं रही तो मैं इनको यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से 4 इंटू 1, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर -1/4 को d2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3/2 को d3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर 0 को मैंने, यानी कि 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से किया। देन नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को d2 से किया, 0 को d3 से किया, फिर -2 को 0 से किया, और वही काम है सारे के सारे। फिर यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, -1/4 को मल्टीप्लाई किया d2 से, और 1/2 को d3 से, और 1 को 0 से, ही करके। और फिर मैंने इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट भी उसके ऊपर दे दिए। मैंने कहा भाई साहब आपकी ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये जो हैं 0 से बड़े ही होने चाहिए। ठीक है, इन दो के लिए। लेकिन ये इसको d1 क्यों मैंने कहा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये मैंने पहले ही बता दिया था, d1 के केस में ये d1 है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको d1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने s2 को बता दिया था कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने s3 को बता दिया था कि ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इनको आपने देखना है इस तरह कि ये इक्वेशन मेरे पास जो है ये d1 से बड़ी होनी चाहिए, पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि हमने यहीं से सारी वैल्यूज उठाई हैं इसी कॉलम से। फिर दूसरी वाली हमने सारी की सारी इसी कॉलम से उठाई हैं, तीसरी वाली हमने सारी की सारी इस कॉलम से उठाई हैं। तो ये वाली 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाला कॉलम भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला कॉलम d1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन इक्वेशंस को थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखा कि जैसे ये 4 × 1, 4 किया यहाँ पे, ये हो जाएगा
D1 यहाँ पे है ही नहीं, D1 यहाँ से इधर आ जाएगा। सही है, ये हो जाएगा -D1 और ये हो जाएगा -D2/4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही। और फिर इक्वेशन 2 को भी नॉर्मल करके थोड़ा सा लिखा, ये ब्रैकेट्स वगैरह हटा दिए, मल्टीप्लाई जो हो रहे थे मल्टीप्लाई किया। ये करने के बाद जब मैं यहाँ पे आ गया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले D1 को अगर फाइंड करना है तो D2 और D3 को 0 कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। जब मैंने 0 किया तो मेरे पास D1 की रेंज आ गई कि D1 को भाई मतलब इक्वेशन 1 को आप -∞ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं। फिर D2 को फाइंड किया मैंने, D2 को -2 से 8 तक मूव कर सकते हैं बाई पुटिंग D1 एंड D3 0 एंड देन D3 के लिए D1 और D2 को 0 पुट किया तो मुझे पता चला कि -8/3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं उस इक्वेशन को मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये लेक्चर भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।